ने तरक्की की 1885 में जब मेजी बादशाह हुक्मरान हुआ, और वो जो 1885 का वो साल है कि 200 बरस हो गए थे जापान को, कि ना तो जापानी कोई बाहर गया था और ना बाहर से जापान आया था कोई, और एक इस तरह की कैफियत। और जापान के हवाले से ये समझना चाहिए कि बुद्ध मत जो है जापान में हिंदुस्तान से गया था, और ये 6 BC से जापानी मौसीकी पर भी बुद्धिस्टों के असरात पाए जाते हैं। सही है। तो अब इस बात को आप समझते हुए, और उनमें हमें वही बुद्धों की अदा जो है वो नज़र आती है, यानी सुलहजू, एक दूसरे का ख्याल करना, समझ गए। और तो बहरहाल तो उन्होंने जो 5 निकात मेजी बादशाह ने तय किए थे, वो आज भी उनका बुनियादी नैरेटिव बना हुआ है, वो शनाख्त है। और जिसके अंदर 5वां नुक्ता उनका ये था कि तमाम दुनिया में इल्म की जस्तजू की जाएगी, और उस इल्म के ज़रिए जापान को मजबूत किया जाएगा। तो जहाँ भी कोई अहम किताब छपती है वो जापानी में तर्जुमा हो जाती है। और फिर 1889 में उनका आइन बना, 1889 में, उसमें ये 5 प्रीएम्बल शामिल हैं। तो ये है। तो जिंदा कौमें जो होती हैं वो दरअसल अपने शनाख्त के साथ ज़िंदा होती हैं। अगर जिस कौम की शनाख्त ना हो वो ज़िंदा होते हुए भी ज़िंदा नहीं होती है। सही बात, बिल्कुल सर। तो अभी हमने देखा कि अदालती हुक्मनामे जो है उर्दू ज़बान के हवाले से, इससे माजी में भी इस तरह के असल में आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये उर्दू को 1834 के करीब 32-34 के करीब ये जो आया निज़ाम उर्दू में FIR दर्ज करना, अच्छा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से हो रही है। अच्छा, फिर पहला जो आपका वो निकला 1822 में जामे जहानुमा, पहला उर्दू जर्नल। और फिर उसके बाद हम ये देखते हुए आगे बढ़ते हैं, मुंशी सदा सुखलाल ने 1834 में ये जो सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट में जो हियरिंग हो रही थी उनकी टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा किया था उसने। ये मुंशी सदा सुखलाल वही है जो कि जामे जहानुमा का मुदीर था। ठीक है। तो अब हम ये सारी बातें फिर हमने देखा कि जब 1860 में इंडियन पैनल कोड का मामला आया तो जिसका तर्जुमा डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। ठीक है। अच्छा, हमारे लिए अफसोस का मकाम ये है कि आज़ादी के बाद भी हम इंडियन पैनल कोड पे खड़े हुए हैं। और वो जो आपका 35 का और ये जो आपका 61 वाला और ये जो दरमियान में अमेंडमेंट्स आई हैं, यानी हमने तो ताहाल आज़ादी के हासिल करने के बाद ब्रिटिश नैरेटिव को रिजेक्ट भी नहीं किया, और रिजेक्ट करते तो यकीनन आइन बनता है अवामुन्नास के को मद्देनज़र रखकर, उनके मसाइल और वसाइल को मद्देनज़र रखकर उनकी दरअसल आइन किसी भी मुल्क का जो है वो उस खित्ते की नफ्सियात होता है। अच्छा। यानी क्यों होता है नफ्सियात? साइकोलॉजी उस खित्ते की से जुड़ी भी होती है, क्योंकि जज़ा और सज़ा पर के मुताल्लिक़ वो आइन होता है। और जज़ा और सज़ा क्या आती है? सज़ाएं जब होती हैं जहाँ पर वैसे जराइम्स हों, वैसे क्राइम्स हों। ठीक है। तो जहाँ वैसे क्राइम, जैसे जहाँ पर मुनाफ़क़त होगी, जहाँ झूठ होगा, तो वहाँ पर सख्तियाँ ज़्यादा होंगी। अब जो यूरोप है रेनेसां के बाद, यानी अपने जब नैरेटिव पर आ गया, तो उसके किसी भी फ़र्द को सच बोलने में कोई परेशानी नहीं है। सही है। अच्छा, हमें क्या छुपाना है, क्या बताना है? हमारे पाकिस्तान का हर फ़र्द, हर बाशिंदा, ये उसकी परवरिश ही इस तरह हो रही है। तो क्या करोगे आगे जाकर?
अच्छा, फिर गलतफहमियों पर गलतफहमियाँ चली जा रही हैं। जहाँ सोशल साइंसेज बेहतर नहीं होती वहाँ साइंस कभी भी नहीं होती है। बिल्कुल। ठीक है, आपने सोशल साइंसेज बेहतर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने नैरेटिव की तरफ आगे बढ़िए। जब नैरेटिव नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती वहाँ। यानी आपने देखा कि आपके यहाँ अब आज जो ताज़ा सूरत हाल है, आपको अपने सिस्टम पर कोई यकीन नहीं है, कैम्ब्रिज सिस्टम पर यकीन है आपको। और कैम्ब्रिज सिस्टम क्या कर रहा है, आपके पास इल्म तालीम के लिए, असातिज़ा के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम जो है वो अपने हमारे यहाँ से ख़ास से पाउंड ले जाता है हर साल, और जो उसके बजट का हिस्सा बना हुआ है, और बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। समझ गए? अच्छा, क्या अगर कोई ख़ित्ता हमें तालीम दे रहा होगा तो क्या वो हमारे मारूज़ी हालात के मुताबिक होगी? हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिस तरह के उसे होना चाहिए, एक हमदर्द, एक खादिम के तौर पर, यानी खिदमत गुजार होना चाहिए हमारे ख़ित्ते का, अवाम का, वो नहीं है। क्यों नहीं है? वो सिस्टम जो है हमारे पास अपना नहीं है, मुस्तार सिस्टम है, मांगे का सिस्टम है। और यानी जब इससे बेहतर तो वो पंचायतें थीं जो अपना वहीं बैठकर फैसले कर देती थी। उसमें भी कुछ मामलात थे, अक्स था कि इस खित्ते का अक्स नज़र आता था, तो इसमें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो ये वाले जो मसाइल हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। और हमें मतलब ये हुआ कि अगली नस्ल कैसे हम तैयार करेंगे, जबकि हमने ये भी वाज़े हो गया अब तो कि दोनों तरफ पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था। तो हमें पाकिस्तानी नैरेटिव पैदा किए बग़ैर आपस में यकजहती और शीरो शकर कैसे हो जाएंगे? सही बात। पाकिस्तानियत के बग़ैर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं ये भी कहता हूँ, ये भी वाज़े करता जाऊँ कि मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान से लोग भारत से हिजरत करके आए, तो ये भी क्योंकि आपने नैरेटिव रिजेक्ट नहीं किया, तो मिस इंटरप्रेट हो रहा है ये भी आज। क्योंकि इन लोगों की हिजरत जो है, यानी मदीने जैसी हिजरत नहीं है ये। वजह क्या है? मदीने में जब आप हिजरत के लिए गए थे तो आप अपनी जान भी बचाई थी आपने, समझ में आ गई बात? और उसमें ये था कि फिर वापस आ जाएंगे, और वापस आए मक्का। यहाँ तो ये था कि हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जो अब हमारा मुल्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो महाजरीन थे उनका हर कदम जो था वो पाकिस्तान था। उस हिजरत का हर कदम पाकिस्तान था। अच्छा, इसको भी इंटरप्रेट गलत किया गया। और ताहाल जब हम बात करते हैं तो ज़रा सी एक नज़र झांक लें कि जब 30 में एक इजलास हुआ लाहौर में, और ऑल इंडिया कांग्रेस का इजलास था वो, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसने उस इजलास में कहा कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे तो हम यहाँ से जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म कर देंगे। अच्छा। तो आप हैरत होती है, वहाँ से लोगों ने हिजरत की और उन्हें ये था कि ये वहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत से लोगों ने पहले ही हिजरत कर ली इस खित्ते में, और वो आज सन ऑफ सॉइल हैं और बड़े जागीरदार हैं। समझ में आ गई आपके? अच्छा, फिर ये कि जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई या पेश हुई, तो उस वक्त अगर निशानदही ना करती ये जो अपना मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम, उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान कहा, वरना ये करारदाद लाहौर थी। ठीक है? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें ना तो किसी के ख़िलाफ़ हम सोच रहे, ना किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस की, और इस तशख़्ख़ुस को हासिल किए बग़ैर क्या हम कहीं पर भी स्टंट कर सकते हैं? ये भी एक सवाल मैं उठा रहा हूँ। क्योंकि अब जब तक हम देखिए,
18वीं तरमीम को भी मैं इसमें वो ब्लेम नहीं दे रहा। वजह उसकी यह है कि अमेरिका की जितनी रियासतें हैं उनके अपने कायदे हैं, करीने हैं, उनके अपने कानून हैं, और फिर वो अमेरिकन हैं सारे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इत्तेफाक अमेरिका पे पाया जाता है ना, हर रियासत का मरकजियत जो है, मरकजियत, और मरकजियत नैरेटिव के बगैर नहीं आएगी। यानी जहाँ भी चले जाएं, कैलिफोर्निया चले जाएं, मैसाचुसेट्स चले जाएं, मैरीलैंड चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं आप, तो वहाँ पर वो सही है, उनके अपने सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में का हिस्सा होंगे सारे। लेकिन साथ ही साथ हर एक के यहाँ से खू आ रही होगी, अमेरिकन खू होगी, अमेरिकन खुए, यानी जिसे हम कहें कि रैयत होगी, अमेरिकन खुए रैयत। समझ गया तशख़्ख़ुस? भाई मैं सिंधी भी हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी पाकिस्तानी हूँ, जिस तरह मैं सिंधी उर्दू बोलने वाला हूँ, मैं पंजाबी उर्दू बोलने वाला, मैं पंजाबी हूँ और पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, जब मैं पंजाबी उर्दू बोलने वाला हूँगा तो मेरे पास पंजाबी, मेरे खित्ते का कल्चर और डायलेक्ट उस ज़बान में आएगा। अच्छा, हमने आज तक ये कोशिश ही नहीं की कि साहब उर्दू के अंदर पंजाबी कितनी दाखिल हो रही है, सिंधी कितनी हो रही है। एक मुश्तरका लुगत जो है कभी बनाई थी गराइबुल लुगात के बाद, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू ने नवादिरुल अल्फाज के नाम से 2 ज़बानों में तर्जुमे किए थे, यानी जिसमें अरबी और फ़ारसी। ठीक है, और हम ये 75 साल भी गुजारने के बाद हमने इदारे भी बना डाले, सब कुछ बना डाले, और यानी मुख्तदरा बनाया कि इससे उर्दू राइज करेंगे, हैं? अरे भाई, उर्दू राइज करोगे तो उर्दू को पहले वैसा टूल तो बनाओ कि आपस में करीब आ जाएं। यानी अगर ये टूल बना लिया होता तो कहने की ज़रूरत ना पड़ती हमारे बुगटी को, जो वज़ीर आला थे, यानी कौन से बुगटी थे वो, ना अकबर बुगटी। अकबर बुगटी साहब ने कहा कि आइंदा मैं उर्दू में बात नहीं करूँगा, तो ये बात भी उन्होंने उर्दू में कही थी। अच्छा, ये बात कोई तंज नहीं है। मसला ये कि जिस खित्ते में 1877 से बाकायदगी से उर्दू चली आ रही हो, और जिस खित्ते में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जा रही हों और मल्टी शेड्स हों कल्चर के हवाले से, बलूचिस्तान में, तो वहाँ उर्दू ने जो काम किया है, अगर उर्दू ना होती तो इतने करीब कहाँ से हो जाते ये लोग। ठीक है ना? तो अच्छा, उर्दू महाजिरों की ज़बान नहीं है, ये इल्ज़ाम है। वजह यह है कि उर्दू जो है वो उसी तरह है कि जब दिल्ली की ज़बान जो थी हरियाणी थी, यानी लखनऊ की ज़बान जो थी वो पूर्वी थी। समझ गया आप? तो ये तो तमाम जो मैंने आपसे थ्योरी पेश की कि साहब मुख्तलिफ़ खित्तों में जब कोई ज़बान यानी सकाफ़तें आपस में करीब आना चाहती हैं तो मरकज़ी ज़बान पैदा हो जाती है। उस झैल में उर्दू पैदा हुई भी है, और इसी झैल में अंग्रेज़ी पैदा हुई भी है, इसी झैल में फ़्रांसीसी पैदा हुई भी है, इसी झैल में यूनानी पैदा हुई भी है, इटालियन पैदा हुई भी है, डच पैदा हुई भी है, पुर्तगीज़ पैदा हुई भी है। तो अब जहाँ पर मरकज़ी ज़बान नहीं होगी, सेंट्रल लैंग्वेज नहीं होगी, तो वो खित्ता तरक्की कैसे करेगा? अच्छा, फिर हर खित्ता अपने आप को उस मरकज़ी धारे में शामिल कैसे समझ लेगा? ये वो सवालात हैं। तो इसको, अच्छा, ये वो बुनियादी बातें हैं, जब आप ये तय कर लेते हैं तो अब आप नैरेटिव की तरफ चल पड़ते हैं। और अगर ये तय नहीं कर पाते तो आप डे टू डे कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। हमें जो है सोशल साइंसेस की ज़रूरत है, जिसके से हमें इस्तेहकाम भी आता है, और उसके बाद हम खुद चल पड़ेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ। हमारे यहाँ यानी आप देखिए कि ये क्यों खड़ा हो गया जर्मनी दोबारा से, यानी आपने देखा कि जर्मनी का तो तावान भी दिया और ये सब कुछ किया, लेकिन अगर जर्मनी अपने कल्चर से
उसको यानी ज़बान उसकी ना रखते तो आज यूरोप भर में जंग हो रही होती, आग लगी हुई होती। बिल्कुल। तो ये सारे मसाइल हैं। तो हम पाकिस्तानियत को फ़रोग़ अगर देना चाहते हैं तो तशख़्ख़ुस की तरफ आ जाएं। मेरा जो है, मेरा भाई है, चाहे वो गिलगित में रहता हो, अस्करदू में रहता हो, चाहे वो आपका आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो पिंडीवाल हो, चाहे हज़ारेवाल हो, चाहे ये सब, ये एक गुलदस्ता है, समझ गए। और ये इस गुलदस्ते में मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं और जिसको यानी ज़बान अता की हुई है मरकज़ी सतह पर उर्दू ने। और उर्दू जो है किसी की, अच्छा हमें अब ये चाहिए कि उर्दू के हवाले से ये देखें कि मिनी पाकिस्तान जब हम कहते हैं कराची को, तो कराची के अंदर आप देखेंगे कि जो ऐसे इलाके जहाँ पर यानी मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के साथ रहने वाले जो लोग हैं, उसमें उर्दू के डायलेक्ट आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आपको को मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, और आपस में देख लो, तुम अगर अस्करदू बल्तिस्तान की बात करोगे, अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जा रही होंगी, लेकिन उन मुख्तलिफ़ ज़बानों में उर्दू का कोई किरदार है या नहीं है आपस में करीब लाने का। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप पैसे से कर सकते हैं। हुंजा जो है आपका गिलगित का, वो एक रिच खित्ता है, यानी ज़्यादातर इस्माइली लोग पाए जाते हैं। अच्छा, इस्माइली का मतलब ये होता है कि मतलब ये हुआ कि मुतमव्विल लोग, आपने खुद कफ़ील लोग, यानी जिन्होंने, आपने देखा कि हुंजा के अंदर इल्मी सतह पर ज़्यादा काम हुआ हुआ है आपके यहाँ। यानी हमें कोई इस्माइली वहाँ पर यानी गैर पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो अपनी तगोदो कर रहा होगा ज़िंदगी के उस धारे में शमूलियत की जहाँ पर विजन होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब ऐसे खित्तों में भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर अगर उर्दू को हटा दें, जितनी गिलगित में ज़बानें बोली जा रही हैं, जितना सब, तो वहाँ पर भी यही मसाइल हैं, हर जगह है ना जी। तो अब इस लिहाज से पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के हवाले से हमें ये करना चाहिए कि जो उर्दू है उसके डायलेक्ट को हम रिजेक्ट ना करें, हम कोई आइडियल कंडीशन ना दें गुफ्तगू में। तहरीर में खुद आइडियल कंडीशन पैदा हो जाती है। हमने किसी को अगर हम ये कहें कि साहब ये जो कुदरतुल्लाह साहब थे हैं, ये गिलगित के थे, तो सब हैरत में रह जाएंगे। बिल्कुल। यानी कुदरतुल्लाह साहब उस ज़माने के फ़र्द हैं कि जहाँ पर ये तासुबात नहीं थे, उर्दू से मोहब्बत करने वाले और अपने खित्तों से मोहब्बत करने वाले, अपने कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग थे। एजेंट नहीं थे उस ज़माने में इस दर्जा के। यानी जहाँ ज़हनी ग़ुलाम बन जाते हैं लोग, तो उस जगह पर एजेंट ज़्यादा हो जाती हैं, और जब ज़हनी ग़ुलाम हो जाते हैं तो मैं तो ये बात कहूँ कि आज हमारी जो अशराफिया है वो हम सबको काले अंग्रेज़ों की तरह ट्रीट कर रही है। बिल्कुल। देखें ना, ये कोई एक शख्स ने मेहनत की, उसके वसाइल हैं, ठीक है, लेकिन मैन टू मैन रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो रहा है? रिश्ता मनो तू होना चाहिए ना। बिल्कुल हैं। और वो जो अशराफिया है वो आई एंड इट रिलेशनशिप के खपत में मुब्तला है। आई एंड इट रिलेशनशिप क्या है? मैं इंसान हूँ। ये आम आदमी की औकात जो है टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं रहती जब जिस खित्ते में रिश्ता मनोतू नहीं रहता, आई एंड दाव रिलेशनशिप नहीं होता, जहाँ ये मसाइल होते हैं। और इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी जंग लड़ी किसने? दरवेशों ने। अच्छा। दरवेशों ने, सूफिया ने ये जंग लड़ी कि मतलब ये वो अपने आप को आजी और इंकिसारी का नमूना बनाकर पेश किया उन्होंने। सही बात। और उसकी वजह से
ये यहाँ तक हम पहुँचे और अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो दरवेशी की नौयतें थीं वो भी कहीं किस्सा पारी ना हो गई हैं। जी जी तो डार्क एजेस का मतलब ही ये है कि आपके पास कुछ नहीं है बिल्कुल। और आप शोर मचा रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल सर। वमा अलैना इल्ला अल सर, बलागुल बहुत मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंतहाई तफसील से बात की। नाज़रीन किराम, आज की इस खूबसूरत नशिस्त आपने समाअत की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्कर्दू टीवी का बज़्म-ए-सुख़न।